तो ये वाला जो फॉर्मूला है पी एवरेज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव, ये जो कॉस फाइव है इसमें इसका नाम क्या होता है, पावर फैक्टर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड पावर फैक्टर, मतलब कॉस फाइव का वैल्यू निकालने के लिए, और ये ऐसे करके निकाल सकते हो। ये सारा पुराने क्लास का बता रहा हूं। अगर मान लो ये फाइव है, ठीक है, और ये ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी है और यहाँ पे आर, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी और यहाँ पे आर है, तो tan फाइव हम निकाल सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर से, और इसी ट्रायंगल में cos फाइव लिखना होगा, तो हम लिख सकते हैं ये आर होता है और ये वाला जेड होता है, तो cos फाइव क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर अपॉन जेड। तो किसी भी क्वेश्चन में हम इंपीडेंस ट्रायंगल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी और यहाँ पे आर होता है, तो इंपीडेंस ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ कर ले तो tan फाइव भी निकाल सकते हैं और cos फाइव भी निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि पावर फैक्टर का मतलब cos फाइव होता है, ठीक है, और tan फाइव में जो फाइव होता है या cos फाइव में जो फाइव होता है, दिस फाइव इज व्हाट, फेज एंगल या फिर इनिशियल फेज, फेज कांस्टेंट बोलते हैं या फिर इनिशियल फेज बोलते हैं, फेज कांस्टेंट या फिर इनिशियल फेज बोलते हैं इसको। हाँ, ऐसे एक बार सभी लोग बता देना, अभी इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर ठीक नहीं है, सभी लोग बता देना इंटरनेट ठीक चल रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सभी को, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है वैसे। तो ये जो फाइव है, इस फाइव को याद रखना है कि इनिशियल फेज या फिर फेज कांस्टेंट होता है, और ये जो cos फाइव है इसका नाम होता है पावर फैक्टर, tan फाइव होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ये सारा पुराना कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था। अब देखो ये एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसमें जो 2020 में बोर्ड में पूछा गया था। ऐसे वो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था, मतलब कि ऐसा समझ सकते हो कि मतलब इस चैप्टर में तुम्हें जो इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं पूछता है। वो लोग वो चीज पूछते हैं जो अब तक नहीं पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अभी तक नहीं पूछा गया है या फिर कम बार पूछा गया है। जैसे अगर तुम देखोगे, तुम लोग अगर इस चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हो, उसका जो ग्राफ वगैरह है वो, फिर हम पढ़ते हैं ओनली रेजिस्टिव सर्किट के लिए करंट का वैल्यू, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में करंट का वैल्यू। ये तो जनरल क्वेश्चन है, मतलब स्टार्ट में पढ़ेंगे अगर हम एसी तो यही सब पढ़ते हैं। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था एवरेज पावर व्हेन अ एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टेंस। क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, समझो कि ये हमारा इंडक्टेंस है, इसके अक्रॉस हमने एसी वोल्टेज अप्लाइड किया है, ठीक है, एसी वोल्टेज अप्लाइड किया V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ पे इंडक्टेंस का वैल्यू L है और इससे करंट गया होगा, और जो करंट का इक्वेशन आता है यहाँ पे I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। I इक्वल्स टू, देख लेना कॉपी में, ये डेरिवेशन मैंने करवाया था पहले भी, कि अगर हमने वोल्टेज अप्लाई किया V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, देन करंट विल बी I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये कब का बात है, जब हम किसी इंडक्टिव सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज लगाते हैं तो करंट ये आता है। अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था एवरेज पावर हम कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे एवरेज पावर कैसे निकलेगा। हमारे पास जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उस समय हम लोगों ने इक्वेशन लिया था, कल के क्लास में मैंने बताया था कि I को हम जनरल वे में हम ले लेते हैं I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। कल जो मैंने डेरिवेशन कराया था उसमें ये पार्ट लिया था, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये जनरल सर्किट में है, जनरल एसी सर्किट में। जनरल कहने का मतलब वहां पे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस नहीं बताया, तो हमने डेरिवेशन करके एवरेज पावर निकाल लिया था यहाँ से V RMS I RMS cos फाइव, ठीक है, ये हमने डेराइव करके निकाल लिया था। अब तुम लोग खुद से देखो, यहाँ पे V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, यही था वहां पे भी, लेकिन इंडक्टेंस के अक्रॉस जो हमारा करंट डेराइव होके आता है वो आता है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस फाइव था, मतलब फाइव का वैल्यू क्या है यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में फाइव का वैल्यू क्या था, पाई बाई टू,
तो एवरेज पावर यहां से निकाल लो, क्या आ जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो एवरेज पावर कितना होगा 0। ये डेराइव करना था, इस साल जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा गया कि फाइंड एवरेज पावर डिलीवर्ड व्हेन AC वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर। ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो उसका आंसर कितना होगा 0 होगा। अब बोलोगे कि यहाँ पे डेरिवेशन क्या था, तो तुम लोग तो डेरिवेशन इसका कल मैंने कराया था, उस पूरे डेरिवेशन को लिख लो और उसमें फाई की जगह 90 डिग्री पुट करोगे तो डायरेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, जिस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करने के बाद एवरेज जैसे निकाला था, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी है और ये बेसिकली साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो इसको सॉल्व करो माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, और उनको मल्टीप्लाई वगैरह करके वहां से भी आंसर 0 आता है। तो मैं वो तरीका ना सिखा रहा हूँ ना तुम्हें बोल रहा हूँ करने के लिए, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में एवरेज पावर निकालने को आएगा तो तुम ध्यान रखना कि वी आर एम एस और आई आर एम एस कॉन्स्टेंट होता है, फर्स्ट फाइंड आउट कर लो फाई क्या होगा उसमें। ठीक है, तो जैसे रजिस्टिव सर्किट होता है तो V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और करंट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वहां पे फेज कितना होता है 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो रजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर आता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, दूसरा अगर इंडक्टिव सर्किट होगा तो फाई का वैल्यू कितना होगा पाई बाई 2, और वहां से आंसर कितना आ जाएगा 0। अगर मान लो सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट रहता तो कैपेसिटिव सर्किट के अक्रॉस भी जब हम निकालते तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या आता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आता है। कैपेसिटेंस अगर यहाँ पे रहता तो वोल्टेज ये लगाते तो करंट आता ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो जैसे ही ये आता हम वहां से फिर से फेज का वैल्यू पुट करते माइनस पाई बाई 2, और कॉस 90 डिग्री माइनस में भी वही आ जाएगा आंसर 0। तो ये चीज को याद रखना है कि क्वेश्चन किसी तरीके से पूछे उसमें हम करेक्ट वे में आइडेंटिफाई करें कि उससे क्या निकाल सकते हैं और वहां से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन तुम लोग लिख लो, फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूं उसका फिगर ये, फाइंड एवरेज पावर, फाइंड एवरेज पावर व्हेन, फाइंड एवरेज पावर अक्रॉस इंडक्टर, फाइंड एवरेज पावर अक्रॉस इंडक्टर। ये फिगर बना लेना और ये लिख लेना। नोट करनी है सभी को। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा इंडक्टर के लिए था। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, यहीं पे मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इसको पॉइंट की तरह याद भी रखना है। एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटिव सर्किट, एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटिव सर्किट, मतलब सिर्फ कैपेसिटेंस वाला सर्किट है उसमें एवरेज पावर कितना होगा। तो देखो कैपेसिटेंस वाला जो सर्किट होता है वो कुछ ऐसा दिखता था, यहाँ पे C होता था, यहाँ पे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता था, और इसमें जो करंट फ्लो होता था I, उसका इक्वेशन हमने डिराइव किया था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, अब हमारा जो नॉर्मल पावर होता है, मतलब एवरेज पावर जो हम लोगों ने डिराइव किया है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? यहां से सबसे पहले वोल्टेज होता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा कि ये कहां से आ रहा है। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने डिराइव कराया था कि कैपेसिटेंस वाले सर्किट में करंट ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होता है, और इंडक्टेंस में ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है, और रेजिस्टेंस में ओमेगा टी होता है। उसके साथ कोई फेज नहीं आता है। तो यहां से अगर हम फेज देखें तो पाई का वैल्यू कितना है, पाई बाई टू, ठीक है। और फिर एवरेज पावर निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। फिर से पुट कर दो, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई बाई टू। कॉस 90 का वैल्यू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा। तो एवरेज पावर ऑलवेज, चाहे इंडक्टिव सर्किट हो या कैपेसिटिव सर्किट हो, आंसर क्या आता है, 0। ये चीज को ध्यान रखना है। अब देखो, अब यहां पे हम रेजिस्टिव सर्किट का भी बात कर लेते हैं। एवरेज पावर अक्रॉस रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस एवरेज पावर का बात करें तो देखो, जो वोल्टेज हम लगाते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो कितना होता है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके अकॉर्डिंग करंट I फ्लो होता है, रेजिस्टेंस R। तो जो I का वैल्यू आता है वो कितना आता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब हम वोल्टेज लगाते हैं V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट वहां पे क्या आता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 0 है, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा टी प्लस 0, और यहाँ भी ओमेगा टी है, तो इनिशियल फेज कितना है, 0 डिग्री। अब बताओ एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब बताओ यहाँ से वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होगा, कॉस 0 डिग्री होगा, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो एवरेज पावर एसी सर्किट में, रेजिस्टेंस सिर्फ रेजिस्टिव हो या रेजिस्टेंस हो, वो कितना होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 0 तो 1 होता है, ये होता है। लेकिन यहीं पे अगर हमारा कैपेसिटेंस होगा, एवरेज पावर 0, इंडक्टेंस भी होगा तो भी एवरेज पावर क्या होगा, 0। ये 3 पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस एवरेज पावर निकलता है Vrms into Irms के इक्वल, इंडक्टेंस के अक्रॉस 0, कैपेसिटेंस के अक्रॉस 0 होता है। इस चीज को याद रखना है। अब मैं तुम लोग को बताता हूं कि क्यों हम लोग आरएमएस वैल्यू यूज करते हैं। देखो, जब हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, या फिर स्टार्टिंग में मैंने पावर का फॉर्मूला बताया था, वोल्टेज इंटू करंट। सबसे इजी जो फॉर्मूला होता है पावर का, वो क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। वो हम लोग कहां पे बात करते थे, जब हम बैटरी के थ्रू वोल्टेज लगा के करंट फ्लो कराते थे। तो अभी हमारा एसी सर्किट है, एसी करंट फ्लो होगा, तो उस वक्त भी पावर का फॉर्मूला आता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि किसको हम यूज करें किसको नहीं। तो हम लोग जो बोलते हैं एसी सर्किट में, वो कौन सा वैल्यू बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू ही ऑलवेज बोलते हैं। उस वक्त मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोलते हैं। क्योंकि अगर मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में अगर ये फॉर्मूला देखोगे ना, तो वी आर एम एस क्या होता है, वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस क्या होगा, आई नॉट बाई रूट टू। तो वी नॉट इंटू आई नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, इसको पहले लिखो फिर आगे बता रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो। इस वाले में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
नोट कर लिए सभी को इसको? देखो इसके आगे का जो मैं ये वाला क्वेश्चन बता रहा था कि एवरेज पावर वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस कब होता है? रजिस्टिव सर्किट में। कैपेसिटेंस वाले में एवरेज पावर 0 होगा, इंडक्टेंस वाले में भी एवरेज पावर 0 होगा। अब देखो, अगर कोई बैटरी होता है, ये सारा पॉइंट नोट में एकदम अच्छे से याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। और एनसीईआरटी के उसमें सॉल्ट जो एक्सरसाइज है उसमें ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनसीईआरटी का सॉल्ट एक्सरसाइज या फिर जो लास्ट में एक्सरसाइज होता है, एडिशनल से पहले जितने क्वेश्चन होते हैं वो सारा तुम लोग को आना चाहिए। जैसे देखो, अगर मान लो कोई बैटरी होता, जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, ये V और इसमें करंट I और रेजिस्टेंस R। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या होता था? सीधा V इंटू आई, सीधे लिखते थे V इंटू आई। अगर मान लो यही रेजिस्टेंस को हमने AC सर्किट दे दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस R है और करंट I, वोल्टेज है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, तो हम पावर कितना लिखेंगे? V RMS इंटू I RMS लिखेंगे। और cos 0 तो 1 हो गया था यहाँ पे, क्योंकि फाई ही नहीं होगा, फाई 0 डिग्री होता है रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, तो cos फाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला होता है V RMS इंटू I RMS। तो यहाँ पे भी ये, अब इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है? देखो, यहाँ पे भी हम पावर बोलते हैं वोल्टेज इंटू करंट, और यहाँ पे थोड़ा सा डिराइव करने के बाद ये आया है वोल्टेज आरएमएस इंटू करंट आरएमएस। तो हम लोग जनरली जो बोलते हैं एसी सर्किट में, ये इक्वेशन कभी नहीं पढ़ते हैं। हम कौन सा वैल्यू बोलते हैं वहां पे? आरएमएस वैल्यू, जो हम लोग के इंडिया में 220 वोल्ट होता है, ये याद रखना है। और उसके अकॉर्डिंग करंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो करंट हम बोलते हैं वो आई आरएमएस होता है, और जो वोल्टेज बोलते हैं वो वी आरएमएस होता है। कभी भी हम मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में आंसर नहीं देते हैं वहां पे। क्यों नहीं देते हैं? देखो, अगर मान लो इसको हम मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में आंसर देना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू। ये कहां से आता है? तो वी आरएमएस का फॉर्मूला होता है वी नॉट बाई रूट टू, आई आरएमएस का फॉर्मूला होता है आई नॉट बाई रूट टू। तो यहां से हम लिख सकते हैं वी नॉट इंटू आई नॉट बाई टू। तो हमें दो दो फॉर्मूला याद करना होगा। डीसी सर्किट में V इंटू आई याद करना होगा, एसी सर्किट में V नॉट इंटू आई नॉट बाई टू। तो हम ये वाला फॉर्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन हम लोग को याद करने में दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग को याद कराया जाता है V आरएमएस इंटू आई आरएमएस। इसलिए कहीं पे भी हम वोल्टेज जो बोलते हैं वो आरएमएस वोल्टेज होता है, और जो करंट हम बोलते हैं वो आरएमएस करंट होता है। तो जब भी सर्किट में कुछ भी नहीं दिया गया हो, अगर कोई वैल्यू है तो वो आरएमएस वैल्यू। जब तक क्वेश्चन वाला खुद से ना बताए कि वो मैक्सिमम वैल्यू है, तब तक हम उसे आरएमएस वैल्यू ही मानते हैं। एमीटर हमारा आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, वोल्ट मीटर आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। किसका? वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, कैसा? आरएमएस। और एम मीटर करंट मेजर करता है, कैसा? आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट जो है हमें याद रखना है, ताकि जब हम रिवीजन करें तो ये सारा पॉइंट याद रहे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन, देखो ये नोट कर लिए सभी को ये वाला? देखो क्वेश्चन है साइनसॉइडल, इसका फिगर ही बना दे रहा हूं सिर्फ।
रेजिस्टेंस 3 ओम दिया गया है, इंडक्टेंस है 25.48 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस दिया गया है 796 माइक्रोफैरड और V नॉट का वैल्यू बताया गया है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू हो या फिर मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा लिखा हुआ है। पीक वोल्टेज कितना दिया गया है, 283 वोल्ट दिया गया है। तो क्या दिया गया है, ये V नॉट दिया गया है 283 वोल्ट, ये ध्यान रखना है। ये दिया गया है, हमें निकालना है इम्पीडेंस Z, सेकेंड पार्ट में निकालना है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज डिफरेंस निकाल के बताना है वोल्टेज एंड करंट। थर्ड पार्ट में है पावर डिसिपिएटेड, पावर डिसिपिएटेड। फोर्थ पार्ट में है पावर फैक्टर, फोर्थ पार्ट में है पावर फैक्टर। ये चारों पार्ट हमें बताना है सॉल्व करके। आरएलसी सर्किट है, इस आरएलसी सर्किट में हमें 4 पॉइंट बताना है। पहला तो इंपीडेंस बताना है, दूसरा फेज डिफरेंस बताना है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तीसरा बताना है पावर डिसिपिएटेड और चौथा पॉइंट बताना है पावर फैक्टर। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया गया है 50 हर्ट्ज। सॉल्व करने का कोशिश करो सभी लोग। अगर जो लोग नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे वो सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाला जो नहीं कर रहे होंगे वो फिर दिक्कत होगा उन्हें। अभिषेक पढ़ाई स्टार्ट किया, अब तो एग्जाम कंप्लीट हो गया। अरे सच सच बोलो। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करो सभी कोई, देखो नोट्स के प्रीवियस क्वेश्चन को भी देख के सॉल्व करने का कोशिश करो। कोई सॉल्व कर रहा है इस क्वेश्चन को या मैं बताऊं? देखो पहला पार्ट में जेड निकालना है। जेड कैसे निकलता है, तो जेड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो आर तो हमें पता है,
यहाँ L पता है, XL नहीं पता है, यहाँ पे C पता है, XC नहीं पता है। जब XL और XC निकलेगा तभी हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे नीड है XL और XC का वैल्यू बताना। XL क्या होगा, ओमेगा L 2 पाई F का वैल्यू कितना है, मैं यहाँ पे F ही लिख दे रहा हूँ, इंटू L 2 इंटू पाई इंटू 50, फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है 50 और L का वैल्यू दिया गया है 25.48 मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3। इसको सॉल्व जब करोगे तो XL का वैल्यू आता है 8 ओम। सबको सॉल्व करके देख लेना, XL का वैल्यू आ जाता है 8 ओम। इसी तरीके से अगर हम XC निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 1 बाई ओमेगा सी। 1 बाई ओमेगा की जगह 2 पाई एफ सी देख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू पाई इंटू एफ 50 और C कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है देखो 796 और ध्यान रखो माइक्रो है 10 का पावर -6। इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो इससे आएगा आंसर 4 ओम। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन एग्जाम में कैसे करेंगे, तो वहां पे कुछ ऐसा डेटा दिया रहेगा जो तुम्हें इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इजीली तभी तुम कर पाओगे जब तुम्हें प्रैक्टिस होगा तब। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराया हूं, उसमें एक्सेल का वैल्यू 8 ओम दिया गया है और एक्सी सॉल्व करने पे 4 ओम आता है। मतलब हमें आर पता था पहले से, एक्सेल और एक्सी भी पता चल गया, तो इसके हेल्प से हम जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। रूट अंडर आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस एक्सएल कितना है देखो 8 है और एक्सी कितना है 4, तो 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर था, तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 होता है 25, रूट करोगे 5। तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का पूछा गया था इंपीडेंस वो कितना आएगा 5 ओम आएगा। इसको सिंपल हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें एक्सएल और एक्सी का वैल्यू पता हो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो चाहे जैसे भी लिखा हो रेजिस्टेंस ही रहता है। इंडक्टेंस में कभी कभी इंडक्टेंस का वैल्यू दिया रहेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू ओमेगा एल से निकलता है, और कैपेसिटेंस दिया रहेगा तो इंडक्टिव कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे निकलता है 1 बाई ओमेगा सी से, और वहां से हम सॉल्व करके जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला पार्ट में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को सॉल्व कर सकते हैं सभी कोई। सेकेंड पार्ट है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जो वोल्टेज और करंट है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि वोल्टेज के बारे में बताया गया है क्वेश्चन में कि पीक वोल्टेज 283 है, मतलब V नॉट का वैल्यू दिया गया है। तो जो नॉर्मल वोल्टेज होता है उसका इक्वेशन क्या होता है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है यहाँ पे करंट का इक्वेशन इस वाले सर्किट में अगर लिखना हो, पहले तुम लोग ये नोट कर लो फिर मैं आगे बता रहा हूँ। इसको नोट करो फिर मैं सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ। देखो ये वाला तो मैं सॉल्व कर दिया हूं, एक्सएल और एक्सी का वैल्यू याद रखना है कि 8 और 4 है। अब देखो यहाँ पे अगर हम फेज डिफरेंस का बात करें बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो इसमें ऐसा आरएलसी सर्किट में ना एक पॉइंट नोट करके लिख लेना कहीं पे, वोल्टेज अगर हम अप्लाई करते हैं ना V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, जो जनरली हम करते ही हैं, तो करंट निकल के आएगा I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आएगा या फिर ओमेगा टी प्लस फाइव, उससे दिक्कत नहीं है। ओमेगा टी माइनस फाइव आए या ओमेगा टी प्लस फाइव आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना है। अब फेज डिफरेंस कैसे निकलना था बताया था मैं कि वोल्टेज और इसका जो फेज एंगल है, इसका फेज एंगल ओमेगा टी है और इसका फेज एंगल क्या है ओमेगा टी माइनस फाइव। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना वहां से फेज डिफरेंस आ जाएगा, या फिर सीधा फेज डिफरेंस को याद करो, जो सर्किट में फाई हम निकालेंगे दैट फाई विल बी फेज डिफरेंस। इसका एक और नाम होता है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट। पहला बार है इसलिए सारा चीज मैं लिख दे रहा हूं और तुम लोग याद रखना इस तीनों नाम को। फेज डिफरेंस बोला जाए, चाहे इनिशियल फेज बोला जाए, चाहे फेज कांस्टेंट हो, मतलब होता है फाई। अब फाई हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं, फाई निकालने के लिए मान लो अगर हम tan फाई लिखें तो tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर,
एक्सएल का वैल्यू था 8, एक्सी का वैल्यू था 4 और रेजिस्टेंस है 3, तो कितना आ गया 10 फाई 4/3। कोई बताएगा फाई कितना होगा? 53 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये तुम्हें याद रखना है कि tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3 होता है। 3 4 5 का ट्रायंगल का सारे लोग को वैल्यू पता होगा। 3/5 कब आता है, 4/5 कब आता है? 3/4 होता है 37 डिग्री पे और 4/3 होता है 53 डिग्री पे। तो फाई निकल के आ गया 53 डिग्री। इट मीन सेकेंड पार्ट का आंसर 53 डिग्री होगा। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना होगा? 53 डिग्री। थर्ड पार्ट में देखो, पावर डिसिपिएटेड, पावर का फॉर्मूला क्या बताया हूं थर्ड पार्ट में? देखो पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, अब देखो वोल्टेज आरएमएस हमें नहीं पता है क्योंकि हमें वी नॉट पता है, तो वी आरएमएस का फॉर्मूला लिख लो वी नॉट इंटू √2। अब हमें आई आरएमएस का जरूरत है। आई आरएमएस कैसे निकलेगा ये समझो। आई आरएमएस तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो किस तरीके से आई आरएमएस निकालेंगे? तो इसके लिए तुम लोग को मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि किसी भी सर्किट में अगर हमें करंट निकालना हो ना तो हम इस फॉर्मूले का यूज करें, वी आर एम एस अपॉन जेड। और कॉस फाई क्या होता है बताओ? R/Z। कॉस फाई कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वोल्टेज आरएमएस पूछा गया और वी आरएमएस नहीं और वी नॉट दिया गया तो वी आरएमएस की जगह वी नॉट बाई √2 लिख सकते हैं। आई आरएमएस हमें नहीं पता था, तो आई आरएमएस कैसे लिख सकते हैं? वी आरएमएस अपॉन जेड। अब फॉर्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए, तभी तुम लोग इसको समझ पाओगे, नहीं तो इसके आगे जो मैं लिख रहा हूं ये समझ में ही नहीं आएगा। आई आरएमएस होता है वी आरएमएस अपॉन जेड। वी आरएमएस का फॉर्मूला हमने लिखा वी नॉट बाई √2 कॉस फाई। अब देखो फाई हमें पता है तो हम सीधा cos 53 का भी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो cos फाई होता है R/Z, वहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है, R का वैल्यू कितना है 3 और Z का वैल्यू कितना है 5। तो देखो यहां से V नॉट है 283 बाई √2 इंटू वी आरएमएस कितना है, यही वाला वैल्यू है फिर से वी आरएमएस 283 बाई √2 इंटू 1/Z। Z का वैल्यू कितना है देखो 5, Z का वैल्यू है 5 तो 1/Z हो गया 1/5 इंटू R का वैल्यू 3 है और Z का वैल्यू 5। इन सबको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इन सबको सॉल्व करके देखना, आंसर आ जाएगा यहां से 4800 के आसपास में आ जाएगा। 4800 के आसपास में 4800 वॉट थर्ड पार्ट। इस वाले में किसी को कोई डाउट है? इस वाले पार्ट में थर्ड पार्ट में पावर का फॉर्मूला वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई में इसको नोट कर लो और फिर पावर फैक्टर निकाल नहीं सकते हैं cos फाई इज इक्वल टू R/Z से, और वहां से आंसर आ जाएगा। अब से कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखो तो 4800 आ रहा है कि नहीं थर्ड पार्ट का आंसर। नींद में हो क्या? थर्ड पार्ट सी पार्ट का आंसर सॉल्व करके देखो तो 4800 आ रहा है कि नहीं। 283 बाई √2 इंटू 283 बाई √2 इंटू 1/5 इंटू 3/5 को देखो, ये है V नॉट बाई √2, जेड नहीं है और ये जेड है। ठीक है, 4800 आ जाएगा इसका आंसर। देखो फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर क्या आता है cos फाई, और cos फाई का आंसर क्या होता है R/Z। R कितना है 3 और Z कितना है 5, तो cos फाई कितना आएगा 3/5, मतलब पावर फैक्टर होगा 3/5। किसी भी पार्ट में अगर किसी को कोई दिक्कत है, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, क्योंकि अभी पूछने में ठीक रहेगा, तुम्हें जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए।
ये नोट कर लिए सभी कोई? देखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एलसी ऑसिलेशन। एल मतलब इंडक्टेंस और सी मतलब कैपेसिटेंस। एलसी ऑसिलेशन। अब देखो कुछ दिन में फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक कंप्लीट हो जाएगा। एलसी ऑसिलेशन के बाद एक दो और टॉपिक बचता है एसी में, फिर चैप्टर 8 पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में से ऑप्टिक्स में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो ऐसा लग रहा है सिचुएशन से, या फिर जो भी हो, ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि शायद कोचिंग वगैरह खुल जाए 2 नवंबर से, तो सेकंड पार्ट ऑफ द बुक कोचिंग पे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी हुआ है ना, इसको रिवाइज करते रहना अच्छे से, ताकि जब खुले कोचिंग तो तुम लोग के पास डाउट वगैरह हो पूछने के लिए। ठीक है, और जो लोग नोट्स कंप्लीट वगैरह नहीं किए, नोट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स को मैं पढ़ाया हूँ उसका नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना। देखो एलसी ऑसिलेशन का मतलब क्या है, अब ये कोई धमकी वगैरह नहीं दे रहा हूं, इसको बस इतना ध्यान रखना कि ये तुम्हारे फायदे के लिए, नोट्स कंप्लीट करना, उसको रिवाइज करना। ठीक है, नहीं करोगे तो तुम्हारा लॉस है, मेरा कुछ नहीं है उसमें। मेरे को कहोगे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर तुम्हें नहीं होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे एल है और यहाँ पे सी। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सिर्फ यहाँ पे है। एलसी ऑसिलेशन का मतलब, एल का मतलब इंडक्टेंस और सी का मतलब कैपेसिटेंस, और ऑसिलेशन क्या होता है वो हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, तो ये सर्किट हमारा बना जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैटरी नहीं है, ना ही कोई वोल्टेज का सोर्स है, बस एक इंडक्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये तुम लोग को मैं बताया था स्टार्टिंग में भी, कैपेसिटेंस का काम क्या होता है, टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस का काम क्या होता है, टू स्टोर चार्ज। रेजिस्टेंस का काम होता है टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, और इंडक्टेंस का काम होता है टू अपोज करंट इंड्यूस। मैं लिखता हूं इस तीनों पॉइंट को यहाँ पे ताकि तुम्हें याद हो। रेजिस्टेंस का काम होता है टू अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज। तभी तो करंट जब हमारा फ्लो होता है तो वहां पर रेजिस्टेंस होता है। क्यों? रेजिस्टेंस का डेफिनेशन ही होता है कि ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी मैटर का कि जिससे चार्ज के फ्लो होने में वो हिंड्रेंस प्रोवाइड करे। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, टू अपोज फ्लो ऑफ चार्ज। कैपेसिटेंस का काम क्या होता है, कैपेसिटेंस का काम होता है टू स्टोर चार्ज। जब हम इसको बैटरी वगैरह से कनेक्ट करते हैं ना, तो ये स्टोर करता है चार्ज को। और इंडक्टेंस का काम क्या होता है, इंडक्टेंस का काम होता है टू अपोज चेंज इन करंट, टू अपोज चेंज इन करंट। ठीक है, करंट के वैल्यू में अगर चेंज हो रहा होगा ना, तो उसका अपोज कौन करता है, इंडक्टेंस। इसी के लिए इंडक्टेंस के अक्रॉस जो ईएमएफ बनता है वो बनता है -L/di/dt, अगर याद हो तुम्हें तो। और कैपेसिटेंस का काम होता है टू स्टोर चार्ज, रेजिस्टेंस का काम होता है टू अपोज फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम ऐसा करते हैं कि एक कैपेसिटेंस को पहले मान लो कभी बैटरी से कनेक्ट किए थे या एसी सोर्स से हमने कनेक्ट कराया था, तो उस एसी सोर्स के बारे में क्या कहना होगा उसका, वो चार्ज को स्टोर करेगा, और उस चार्ज को जब स्टोर कर लेगा तो उस कैपेसिटेंस को हम इंडक्टेंस के अक्रॉस लगा देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज जो स्टोर हुआ था वो चार्ज फ्लो करने लगेगा इसके लिए। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, क्योंकि चार्ज हर वक्त डिक्रीज हो रहा होगा। जैसे मान लो 100 कूलम चार्ज यहाँ पे है, अगर वो फ्लो करने लगेगा तो धीरे 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 सारा चार्ज फ्लो हो जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा। तो यहाँ पे चार्ज वेरिएबल है तो करंट भी वेरिएबल आ जाएगा, और करंट जब वेरिएबल होता है तो यहाँ पे ईएमएफ आता है। तो जो समझने का बात ये है कि एलसी ऑसिलेशन कहने का मतलब है एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस आपस में सीरीज में है, और इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज सोर्स या कोई भी कुछ भी अलग नहीं लगा रहा है, बस एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस लगा रहा है। इस कैपेसिटेंस को हमने पहले चार्ज किया था, तो चार्ज करने से इसके पास चार्ज स्टोर हो गया था। ठीक है,
या फिर इसके अक्रॉस बैटरी या फिर वोल्टेज सोर्स लगाओगे तो ये चार्ज को स्टोर करने लगेगा। अब इस कैपेसिटेंस को ले आए हम इस सर्किट में, और इस सर्किट में अगर ले आए तो यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है तो ये चार्ज को फ्लो कराएगा, क्योंकि अगर जो चार्ज को स्टोर कराया है, जैसे मान लो एक ग्लास में हम पानी भर रहे हैं और उसको पानी भरने के बाद हम कहीं पे ले आए जहां पे उस ग्लास में होल कर दिया जाए, तो होल करने पे क्या होगा, सारा पानी गिर जाएगा उससे। वैसे ही इस कैपेसिटेंस को कहीं और चार्ज किए थे हम और उस कैपेसिटेंस को इस सर्किट में ले आए तो ये चार्ज फ्लो करा देगा इसमें, और चार्ज के फ्लो होने के कारण से करंट वहां पे आ जाएगा और उससे रिलेटेड बात पढ़ना है। तो पहले तो ये तीनों चीज लिख लो नोट में, इस टॉपिक के अलग है वो, ये तुम्हें याद करने के लिए, इस टॉपिक में इंक्लूड मत कर देना इसको। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी एलसी ऑसिलेशन का हम बात करेंगे तो एलसी ऑसिलेशन में एक कैपेसिटेंस होता है और एक होता है इंडक्टेंस। यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से चार्ज हमारा फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इधर और करंट हमारा इधर को फ्लो होगा। ये समझ में आ रहा है ना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से करंट इधर को जाएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज से चार्ज निकल के इधर को जाएगा तो करंट इधर को फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये वाला बात। और करंट यहां से निकल के बेसिकली यहाँ पे ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा समझो, जहां पे हम पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं ना और जहां पे नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर को जा रहा होगा, तो करंट यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। अब ये समझने का भी चीज नहीं है, सीधा मान लो सर्किट में करंट फ्लो करा देना है, जैसे भी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये सभी को पता है। अब करंट यहां से फ्लो होके इसके पास गया, अब ये करंट वेरिएबल है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला ये याद रखना है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। चार्ज stored across capacitance is given by Q is equals to C into V। तो यहां से वोल्टेज कितना आ जाएगा, Q अपॉन C। ठीक है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। तो यहां से करंट फ्लो होगा, इधर को करंट जाएगा, इससे इधर को आ जाएगा और फिर यहां पे हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे एज वी नो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखवा दे रहा हूं। एज वी नो कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इंडक्टर स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। इंडक्टर स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, एज वी नो कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इंडक्टर स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी व्हेन अ कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज। ये वर्ड को ध्यान रखना है, कैसे चार्ज कराएंगे, किसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कैपेसिटेंस लगा देंगे, उससे वो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और उस कैपेसिटर को वहां से उठा के इस सर्किट में लगा देंगे। व्हेन अ कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज and then it is connected across an inductor। किसी इंडक्टर के अक्रॉस हम इस कैपेसिटर को लगाएं। क्या क्या है देखो, कैपेसिटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करना, जब चार्ज स्टोर होगा तो एनर्जी स्टोर होता है, और उसी तरीके से इंडक्टर का काम होता है मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करना। जब हम किसी कैपेसिटर को इनिशियली कहीं और से चार्ज करके हम इस सर्किट में लगा देंगे तो क्या होगा, चार्ज इस कैपेसिटर से फ्लो होने लगेगा। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ इंडक्टर, then the current is flown in the circuit, ठीक है, इतना लिख लो इसमें।
अब देखो इसका डेरिवेशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी के लिए जो मैं सर्किट एक्सप्लेन किया हूं इसको बस अच्छे से समझ के रखना है, क्योंकि कल मैं इसका डेरिवेशन जब बताऊंगा तो तुम्हें डेरिवेशन से क्या रिजल्ट आता है वो याद रखना है, और उसका डेरिवेशन याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें इस डेरिवेशन को प्रूव करना है, और वो इन सॉल्व मतलब इन टेक्स्ट एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ है पूरा, मतलब एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और उसको सॉल्व किया हुआ है। तो ये कई बार पूछा भी है और पूछने का प्रोबेबिलिटी है इसका कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को जब हम लगाते हैं तो ये कौन सा फेनोमिनन होता है यहाँ पे। तो समझो जब हम इस कैपेसिटर को लगाए हुए हैं ना यहाँ से तो करंट फ्लो हुआ, क्यों, कैपेसिटर को हम कहीं और से चार्ज करके लाए थे। अब करंट फ्लो हुआ यहाँ पे तो ये और करंट को जनरेट कर देगा, वो फिर से इसको क्या करेगा, चार्ज को फिर से इसमें स्टोर करा देगा। चार्ज स्टोर हुआ, फिर इसमें करंट फ्लो होगा और फिर ये और ज्यादा करंट स्टोर बना देगा और उससे फिर चार्ज स्टोर होगा। तो कुछ समय के लिए इसमें अपने आप करंट फ्लो होने लगता है, धीरे धीरे एनर्जी लॉस हो जाता है हीट के फॉर्म में ये सब में, तो ये स्टॉप कर जाता है, लेकिन वहां पे ऑसिलेशन होने लगता है। ठीक है, करंट एक बार प्रोड्यूस हो रहा है और फिर ये स्टोर हो जा रहा है चार्ज के फॉर्म में यहाँ पे। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे और वहां पे रिलेट करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी आपस में रिलेटेड है। इस चीज को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिराइव करेंगे। तो एलसी ऑसिलेशन में ये वाला पार्ट लिख लो, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।